वारेन हेस्टिक्स 1772 से 85। पृष्ठभूमि 1757 में प्लासी की लड़ाई और 1764 में बक्सर की लड़ाई के बाद कंपनी एक राजनीतिक शक्ति बन गई। रॉबर्ट क्लाइव कंपनी के नियम के तहत फोर्ट विलियम के पहले गवर्नर थे। उसके बाद आए वेरेलस्ट और कार्टियर। 1772 में कंपनी ने फोर्ट विलियम के गवर्नर के रूप में वारेन हेस्टिक्स को नियुक्त किया। हेस्टिक्स 1772 में बंगाल का गवर्नर बना और 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा में बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना। प्रशासनिक सुधार, दोहरी प्रणाली का उन्मूलन। ईस्ट इंडिया कंपनी ने दीवान के रूप में कार्य करने और अपने स्वयं के एजेंटों द्वारा राजस्व का संग्रह करने का निर्णय लिया। इसलिए रॉबर्ट क्लाइव द्वारा शुरू की गई दोहरी प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था। कंपनी के वित्त को बेहतर बनाने के उपाय के रूप में वारेन हेस्टिक्स ने नवाब के भत्ते को घटाकर उस राशि को आधा कर दिया। उन्होंने मुगल सम्राट को दिए गए 26 लाख के वार्षिक भुगतान को भी रोक दिया। अंग्रेजी कानून के आधार पर कलकत्ता में भारत का पहला सर्वोच्च न्यायालय स्थापित हुआ। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट उनके शासनकाल के दौरान पारित किया गया था। 1781 का रेगुलेटिंग एक्ट ने कलकत्ता में सरकार और सर्वोच्च न्यायालय के बीच अधिकार क्षेत्र को स्पष्ट रूप से विभाजित किया। 1784 में सर विलियम जोन्स के साथ बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया और गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। इसके अलावा इंग्लैंड में नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया था। कलकत्ता 1772 में बंगाल की राजधानी बना। राजस्व सुधार, प्रत्येक जिले में अंग्रेजी कलेक्टर नियुक्त किए गए थे। महालेखाकार नियुक्त किया गया। राजस्व संग्रह की निगरानी के लिए कलकत्ता में राजस्व बोर्ड की स्थापना की गई थी। इसने भूमि के मूल्य का पता लगाने के लिए 1 वर्ष के बजाय 5 साल की अवधि के लिए भूमि की नीलामी की। नीलामी में जमींदारों को प्राथमिकता दी गई। हालांकि किसानों के हितों की रक्षा के लिए कुछ अच्छे उपाय किए गए थे। इसे 5 साल का निपटान या पछला बंदोबस्त के रूप में भी जाना जाता है। खजाने को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता ले जाया गया। महत्वाकांक्षी उपकर और अनुचित जुर्माना समाप्त कर दिया गया। इसके अलावा किराया बढ़ाने पर प्रतिबंध लगाए गए थे। फिर भी व्यवस्था विफल रही। कई जमींदारों ने चूक की और राजस्व का बकाया बढ़ता गया। 5 साल के बंदोबस्ती के समाप्त होने के बाद हेस्टिक्स ने वार्षिक बंदोबस्ती, सालाना बंदोबस्त की प्रणाली को फिर से लागू कर दिया। न्यायिक सुधार, वारेन हेस्टिक्स के आरोहण के समय न्यायिक प्रणाली दुरुपयोग का भंडार थी। नवाब, जो न्याय के मुख्य प्रशासक थे, ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया। जमींदारों ने अपने स्वयं के क्षेत्रों में निचले स्तर पर न्यायाधीशों के रूप में काम किया। वे अत्यधिक भ्रष्ट और पूर्वाग्रहग्रस्त थे। न्यायिक संस्थान अत्यधिक भ्रष्टाचार से पीड़ित था। वारेन हेस्टिक्स ने न्यायिक प्रणाली का पुनर्गठन किया। प्रत्येक जिले को एक कलेक्टर के अधीन एक सिविल कोर्ट और एक भारतीय न्यायालय के तहत एक आपराधिक अदालत प्रदान की गई थी। जिला अदालतों से अपील सुनने के लिए 2 अपीलीय अदालतें, एक सिविल मामलों के लिए और दूसरी आपराधिक मामलों के लिए कलकत्ता में स्थापित की गईं। सदर दीवानी अदालत, अपील की सबसे ऊंची दीवानी अदालत, जिसकी अध्यक्षता गवर्नर जनरल और उनकी परिषद के सदस्यों में से 2 न्यायाधीशों ने की। सदर निजामत अदालत, उच्चतम न्यायालय की अपीलीय आपराधिक अदालत, जो गवर्नर जनरल इन काउंसिल द्वारा नियुक्त भारतीय न्यायाधीश के अधीन कार्य करती है।
न्यायाधीशों की सहायता के लिए हिंदू और मुस्लिम कानूनों के विशेषज्ञ प्रदान किए गए। हिंदू कानून संस्कृत में पंडितों द्वारा तैयार किया गया था और इसका फारसी में अनुवाद किया गया था। इसका एक अंग्रेजी अनुवाद कोड ऑफ हिंदू लॉज या कोड ऑफ गेंटू लॉज हेलहेड द्वारा तैयार किया गया था। व्यापार विनियमन और अन्य सुधार। वारेन हेस्टिंग्स ने दस्तकों की प्रणाली को समाप्त कर दिया और आंतरिक व्यापार को मुक्त कर दिया। उन्होंने कस्टम करों की संख्या कम कर दी और भारतीय और गैर भारतीय सामानों के लिए 2.5% का एक समान राजस्व लागू किया। कंपनी के नौकरों द्वारा निजी व्यापार जारी रखा गया, लेकिन लागू करने योग्य सीमाओं के भीतर। बुनकरों से बेहतर बर्ताव किया जाने लगा और उनकी स्थिति में सुधार के लिए सुविधाएं दी गईं। उन्होंने पूर्व भुगतान डाक प्रणाली की एक समान प्रणाली भी पेश की। कलकत्ता में एक बैंक शुरू किया गया था। उन्होंने कलकत्ता में पुलिस में सुधार किया और डकैतों से गंभीर रूप से निपटा गया। हिंदू कानून की एक संहिता के रूप में मनुस्मृति का अनुवाद किया गया था। चार्ल्स विल्किंस द्वारा अंग्रेजी में गीता और हितोपदेश का अनुवाद। वारेन हेस्टिंग्स की विस्तारवादी नीति। वारेन हेस्टिंग्स अपनी विस्तारवादी नीति के लिए जाना जाता था। उनके प्रशासन के दौरान रोहिला युद्ध, प्रथम आंग्ल-मराठा युद्ध और द्वितीय आंग्ल-मैसूर युद्ध हुए। रोहिल्ला युद्ध 1774। रोहिलखंड अवध और मराठों के बीच स्थित एक छोटा सा राज्य था। इसके शासक हाफिज रहमत खान थे। उन्होंने 1772 में मराठों के हमले की आशंका के कारण अवध के नवाब के साथ एक रक्षात्मक संधि किया था। वारेन हेस्टिंग्स का महाभियोग। 1784 का पिट्स इंडिया अधिनियम एक कठोर आघात था और वारेन हेस्टिंग्स के लिए निराशा थी। प्रधानमंत्री की बंगाल सरकार की नीति को रद्द करने वाले भाषण को वारेन हेस्टिंग्स ने अपने व्यक्तिगत चरित्र पर एक प्रतिबिंब के रूप में माना था। इसलिए वारेन हेस्टिंग्स ने इस्तीफा दे दिया और जून 1785 में भारत छोड़ दिया। 1787 में एडमंड बर्क और विग्स द्वारा अपनी प्रशासनिक ज्यादती के लिए संसद में वारेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग चलाया गया। बर्क ने उसके खिलाफ 22 आरोप लगाए। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण रोहिला युद्ध, नंद कुमार का मामला, बनारस के राजा चैत सिंह के साथ दुर्व्यवहार और अवध की बेगमों पर दबाव से संबंधित थे। एक लंबे परीक्षण के बाद, जो 1795 तक चला, वारेन हेस्टिंग्स पूरी तरह से बरी हो गया। उन्होंने कंपनी से पेंशन प्राप्त की और 1818 तक जीवित रहे। अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं। नंद कुमार केस। नंद कुमार बंगाल में एक प्रभावशाली अधिकारी थे। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के कारण उन्हें जालसाजी के लिए फांसी की सजा दी गई थी। इस निर्णय में अंग्रेजी कानून लागू किया गया था। यह तर्क दिया गया कि वारेन हेस्टिंग्स और सर एलिजा इम्पे, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ने नंद कुमार के खिलाफ साजिश थी। बनारस के राजा चैत सिंह। वारेन हेस्टिंग्स ने सम्मान के भुगतान में देरी के लिए बनारस के राजा चैत सिंह पर भारी जुर्माना लगाया और उन्हें अन्यायपूर्ण तरीके से हटा दिया। अवध की बेगमें। अवध की बेगम अवध के नवाब की मां और दादी थीं। वारेन हेस्टिंग्स ने अपने सैनिकों को नवाब की मदद के लिए भेजा जिन्होंने बेगमों से पैसे छीने। यह एक क्रूर नीति थी। वारेन हेस्टिंग्स का अनुमान। एक प्रतिभाशाली व्यक्तित्व था जो दृढ़ इच्छा शक्ति, महान ऊर्जा और साधन संपन्नता से संपन्न था। बंगाल में उनका लंबा प्रवास मुगल सांस्कृतिक परंपरा की छाया में उन्हें दिया गया, जिसमें प्राच्य भाषाओं जैसे बंगाली, स्थानीय भाषा और फारसी, कूटनीतिक भाषा सीखने और प्राच्य स्वाद विकसित करने का पर्याप्त अवसर मिला। चूंकि उन्होंने भारतीय संस्कृति को भारतीय प्रशासन के लिए एक आधार माना था,
इसलिए उन्होंने भारतीय भाषाओं और कलाओं के सीखने को संरक्षण दिया। शत्रुतापूर्ण ताकतों से घिरे होने के कारण उनका कार्य एक चुनौतीपूर्ण था। उन्होंने अपने बाहरी शत्रुओं का सामना निर्भीक साहस और अमोघ संसाधन के साथ किया और अपने आंतरिक विरोधियों का सामना असाधारण धैर्य और दृढ़ता के साथ किया। आथ कहा जा सकता है कि जो नींव वारेन हेस्टिंग्स ने रखा था, अन्य लोगों ने उस पर आलीशान भवन बनाया। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 93। पृष्ठभूमि। लॉर्ड कॉर्नवालिस एक योद्धा राजनेता था, जिसे 1786 में वारेन हेस्टिंग्स के उत्तराधिकारी के रूप गवर्नर जनरल बनाया गया। वह एक प्रभावशाली और अभिजात परिवार से संबंधित था, जिसके व्यापक राजनीतिक संबंध थे। वह प्रधानमंत्री पिट के करीबी दोस्त थे और डंडास नियंत्रण बोर्ड के सबसे प्रभावशाली सदस्य थे। उन्होंने अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में खुद को एक उल्लेखनीय सैनिक के रूप में प्रतिष्ठित किया। यद्यपि उन्होंने अमेरिकी सैनिकों के समक्ष 1781 में यॉर्क टाउन में आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन उनकी प्रतिष्ठा खराब नहीं हुई। उसके बाद भी उनके ऊपर इंग्लैंड में अधिकारियों का विश्वास बना रहा। अमेरिका से लौटने के बाद उन्हें गवर्नर जनरल की पेशकश की गई। कॉर्नवालिस सरकारी कर्तव्य की भावना से प्रेरित था, जिससे उसे अपने देशवासियों का विश्वास भी मिला। संसद ने उन्हें बंगाल के प्रशासन में कट्टरपंथी सुधारों के लिए असाधारण कानूनी शक्तियां देने के लिए तैयार किया था। 1786 में पिट्स इंडिया अधिनियम में संशोधन किया, ताकि यदि आवश्यक हो तो वह अपने परिषद के बहुमत के निर्णय को समाप्त करने में सक्षम हो सके। गवर्नर जनरल के पद के लिए एक कुलीन परिवार से एक व्यक्ति को चुनने की एक नई परंपरा शुरू की गई। यह उनका सौभाग्य था कि उनके पास जॉन शोर, जेम्स ग्रांट और सर विलियम जोन्स के अधीनस्थों की एक उत्कृष्ट टीम थी। यद्यपि कॉर्नवालिस ने लाभकारी परिस्थितियों में अपने काम की शुरुआत की, उन्हें सावधानी के साथ अपनी नीति को पूरा करना पड़ा। प्रशासनिक सुधार। कॉर्नवालिस का सबसे बड़ा काम सक्षम और ईमानदार लोक सेवकों के रोजगार द्वारा सिविल सेवा का शुद्धिकरण था। उन्होंने अर्थव्यवस्था, सरलीकरण और पवित्रता का लक्ष्य रखा। उन्होंने पाया कि कंपनी के नौकर कम वेतन पाते थे, लेकिन उन्हें राजस्व पर बहुत अधिक कमीशन प्राप्त होता है। उन्होंने प्रशासन को साफ करने के उद्देश्य से छोटे वेतन का भुगतान करने और भारी अनुलाभ की अनुमति देने की शातिर प्रणाली को समाप्त कर दिया। उन्होंने कंपनी के निदेशकों को इस बात के लिए राजी किया कि वे कंपनी के नौकरों को सुंदर वेतन दें, ताकि वे खुद को वाणिज्यिक और भ्रष्ट गतिविधियों से मुक्त कर सकें। उन्होंने मुख्य रूप से योग्यता के आधार पर नियुक्तियां करने की नीति का उद्घाटन किया, जिससे भारतीय सिविल सेवा की नींव पड़ी। उन्होंने वाणिज्यिक, न्यायिक और राजस्व अर्थात सेवा की 3 शाखाओं को अलग करने की शुरुआत की। कलेक्टरों प्रशासनिक प्रणाली के राजापिन उनकी न्यायिक शक्तियों से वंचित थे और उनका काम केवल राजस्व का संग्रह बन गया था। न्यायिक सुधार। कॉर्नवालिस ने सर विलियम जोन्स की सेवाएं प्राप्त की, जो एक न्यायाधीश और एक महान विद्वान थे। सिविल और क्रिमिनल कोर्ट पूरी तरह से पुनर्गठित किए गए थे। न्याय व्यवस्था के शीर्ष पर अपील की सर्वोच्च सिविल और आपराधिक अदालतें अर्थात सदर दीवानी अदालत और सदर निजामत अदालत कलकत्ता में कार्य कर रही थीं। दोनों की अध्यक्षता गवर्नर और उनकी परिषद ने की थी। कलकत्ता, ढाका, मुर्शिदाबाद और पटना में अपील की 4 प्रांतीय अदालतें थीं, जिनमें से प्रत्येक में 3 यूरोपीय न्यायाधीश भारतीय सलाहकारों की सहायता में थे। जिला और शहर की अदालतों ने एक यूरोपीय न्यायाधीश के तहत कार्य किया। हर जिले को एक अदालत प्रदान की गई थी।
उन्होंने कलेक्टरों से उनकी न्यायिक शक्तियों को छीन लिया था और उन्हें राजस्व संग्रह के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार बनाया था। परिणामस्वरूप जिला न्यायाधीश नियुक्त किए गए। भारतीय न्यायाधीश या मुंसिफ को सभी न्यायालयों में न्यायिक प्रणाली के निचले हिस्से में नियुक्त किया गया था। आपराधिक मामलों में मुस्लिम कानून में सुधार किया गया था। दीवानी मामलों में मुकदमों के धर्म के अनुसार हिंदू और मुस्लिम कानूनों का पालन किया गया। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच के मुकदमों में न्यायाधीश निर्णायक प्राधिकरण थे। वह स्वभाव से दयालु था। वह बर्बर दंडों से घृणा करता था और अंग भंग और मुकदमे के दौरान कष्ट को समाप्त दिया था। उन्हें एक प्रशासक से बेहतर एक कानून दाता के रूप में जाना जाता था। अपने सहयोगी जॉर्ज बार्लो की मदद से कॉर्नवालिस ने एक व्यापक संहिता तैयार किया, जिसमें प्रशासन, न्यायिक, पुलिस, वाणिज्यिक और राजकोषीय के पूरे क्षेत्र को शामिल किया गया। यह संहिता मोंटेस्क्यू के सिद्धांत पृथक्करण की शक्तियां पर आधारित थी, जो 18वीं शताब्दी में पश्चिम में लोकप्रिय थी। प्राधिकरण के अनुचित अभ्यास पर अंकुश लगाने के लिए कॉर्नवालिस ने सभी अधिकारियों को न्यायालयों के लिए जवाबदेह बनाया। पुलिस सुधार। न्यायिक सुधारों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए पुलिस प्रशासन के पुनर्गठन की आवश्यकता थी। जिला जज ने पुलिस को नियंत्रित किया। प्रत्येक जिले को थानों या पुलिस हलकों में विभाजित किया गया था, जिनमें से प्रत्येक लगभग 20 वर्ग मील दूर था। यह एक भारतीय अधिकारी के अधीन रखा गया था, जिसे दरोगा कहा जाता था, जिसे कई कांस्टेबलों द्वारा सहायता प्रदान की गई थी। हालांकि पुलिस संगठन प्रभावी नहीं था। मार्शमैन दरोगा ने जबरन वसूली की लगभग असीमित शक्ति का आनंद लिया और देश का संकट बन गया। अन्य सुधार। कॉर्नवालिस ने व्यापार मंडल में सुधार किया, जिसने कंपनी के वाणिज्यिक निवेश को प्रबंधित किया। चार्ल्स ग्रांट की सहायता से उसने कई दुरुपयोग और भ्रष्ट आचरण को मिटा दिया। बुनकरों और भारतीय श्रमिकों के साथ उचित व्यवहार किया गया। उन्होंने ईमानदारी पूर्ण सेवा के लिए पारिश्रमिक बढ़ाया। अन्य महत्वपूर्ण विवरण। तीसरा मैसूर युद्ध 1790 से 92 और सेरिंगपटम की संधि 1792। 1793 में बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था शुरू की। 1793 की कॉर्नवालिस संहिता, जिसमें न्यायिक प्रशासन से राजस्व प्रशासन को अलग करने के साथ कई न्यायिक सुधार शामिल थे। डिस्ट्रिक्ट जज के पद और सिविल सर्विसेज 1793 की शुरुआत की, इसीलिए लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत में फादर ऑफ सिविल सर्विसेज के नाम से जाना जाता है। प्रशासनिक मशीनरी का यूरोपीयकरण उनके कार्यकाल के दौरान हुआ। पुलिस सुधार की शुरुआत की। मूल्यांकन। कॉर्नवालिस एक नीले रक्त वाले अभिजात, एक उत्साही देशभक्त थे। उन्होंने निडर होकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया और उनका जीवन कर्तव्य और बलिदान का प्रतीक था। उन्होंने टीपू की बढ़ती शक्ति के खतरे को माना और गैर हस्तक्षेप की नीति को साहसपूर्वक त्याग कर इसे रोक दिया। एक प्रशासक के रूप में उन्होंने भारत में कंपनी की स्थिति को मजबूत किया और कुशल और शुद्ध प्रशासन की परंपरा शुरू की। यद्यपि भूमि राजस्व के उनके स्थायी निपटान में दोष थे, उनके प्रशासनिक और न्यायिक सुधार ठोस उपलब्धियां थे। उन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा का जनक और प्रशासन की कुशल और स्वच्छ प्रणाली का संस्थापक माना जा सकता है। सर जॉन शोर 1793 से 98 ने कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल के रूप में परिवर्तित किया और उनका प्रशासन असमान था। सर जॉन शोर 1793 से 98। 1793 में स्थायी निपटान की शुरुआत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने 1793 का पहला चार्टर पेश किया। निजाम और मराठों के बीच 1795
खारदा की लड़ाई निजाम की हार हुई थी, उनकी सेवा अवधि के दौरान लड़ी गई थी। गैर हस्तक्षेप की उनकी नीति के लिए जाना जाते थे।